तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस देश में न मालूम कितने ही मुकदमों की कहानियां आती रहती हैं, लोग सुनते हैं, सुनाते रहते हैं, मुकदमों की कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा मुकदमा था कि जब उसकी सुनवाई होती अदालत में तो इतनी भीड़ हो जाती कि अदालत की कार्रवाई को संभालना मुश्किल हो जाता। आमतौर पर कोई भी हाई प्रोफाइल केस होता है तो अदालत में भीड़ होती है, बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होती है। लेकिन ये केस बिल्कुल अजीब है। हुगली में एक कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था और जब जब इस मुकदमे की सुनवाई होती, लोगों की भीड़ अदालत की तरफ उमड़ पड़ती। अब भीड़ संभाला नहीं जा रहा है तो आखिर में सरकार ने यह तय किया कि टिकट लगा दो। शायद लोग कम आए अदालत के अंदर, लेकिन लोग उस पर भी पागल। टिकट मतलब अदालत की कार्रवाई सुनने और देखने के लिए आप टिकट खरीद कर अंदर जाएंगे अदालत में, बट लोग कहाँ मानने वाले। टिकट लेना शुरू कर दिया अदालत के अंदर। जब जब तारीख पड़ती उस केस की वो घुस जाते। अब लगा कि ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, लोगों की भीड़ वैसी ही है, वो पैसे देने को तैयार है मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए। फिर ये हुआ कि और कैसे रोकें। तब उन्होंने कहा कि चलो उन लोगों को टिकट सिर्फ दी जाएगी जो अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना जानते हैं, तो कुछ भीड़ कम हो जाएगी। अब इत्तेफाक से उसमें भी इतने लोग हैं कि वो टिकट भी ले रहे हैं और अंग्रेज़ी बोलना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इस पूरी अदालत की कार्रवाई कंप्लीट हुई। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा केस है जिस केस की कार्रवाई को सुनने देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, जिस केस की कार्रवाई को सुनने देखने के लिए लोग टिकट खरीदने को तैयार हैं। सरकार शर्तें लगा रही है और वो सारी शर्तें मानने के बावजूद भीड़ कम नहीं हो रही है। तो ये इस देश के एक सबसे अजीब और अनोखे केस की कहानी है। तारकेश्वर मर्डर केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहानी जो है 1872 की है। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पर, अंग्रेज़ों का राज था और कहानी कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर दूर की है। कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर दूर एक इलाका है क्रोमल। इसी क्रोमल इलाके में एक फैमिली रहा करती थी। उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ 1872 की। तब आम तौर पर लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। तो एक परिवार था, उस परिवार में एक लड़की थी जिसकी उम्र 13 साल थी। नाम था एलोकेशी। एलोकेशी जब 13 साल की हुई, उनके माता पिता को चिंता हुई कि बेटी की शादी कर दें। रिश्ता ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उन्हें एक लड़का मिला जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, कोलकाता में नौकरी कर रहा था। उसका नाम था नोबीन चंद। नोबीन चंद्र उस वक्त की मिलिट्री प्रेस में नौकरी किया करता था। लड़का ठीक ठाक ख़ानदान से था, नौकरी पेशा था। तो एलोकेशी के माँ बाप को लगा कि रिश्ता ठीक है, उन दोनों की शादी कर दी गई। एलोकेशी भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब नोबीन चंद्र और एलोकेशी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन इसी दौरान में अब चूँकि कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर अब वो नौकरी पर रहता, शादी हो गई, लेकिन अब एलोकेशी की उम्र ही क्या थी, 13-14 साल। तो उसे लगा कि वो ड्यूटी पे जाएगा, एलोकेशी घर पे कैसे अकेले रहेगी पूरे दिन। तो उसे चिंता हुई। फिर उसने कहा कि एक काम करो, तुम अपने माँ बाप के घर पर रहो और बीच बीच में मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। तब उसने एलोकेशी को क्रोमूल में उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया और जिस दिन छुट्टी होती वो पहुँच जाता गाँव। 70 किलोमीटर दूर था कोलकाता से, और तब ये कलकत्ता हुआ करता था। मियाँ बीवी मिलते, फिर वो नौकरी पे आ जाता। इस सिलसिला चलता रहा, वक्त बीतता रहा। साल भर हो गए शादी को, साल भर से ऊपर हो गया। 1873 का साल आ गया, 1873। एलोकेशी और नोबीन चंद दोनों खुश थे, लेकिन बस एक दुख था और वो ये कि इनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। अब हालांकि उम्र के हिसाब से उस वक्त देखें एलोकेशी की उम्र शायद 14 या 15 साल, लेकिन ये है कि उस ज़माने में यही रिवाज था। तब कोई औलाद नहीं हो रहा, दोनों बड़े दुखी, घर वाले भी इधर परेशान कि शादी को इतना वक्त हो गया, साल भर से ऊपर हो गया, कोई औलाद नहीं है। अब लोगों ने अलग अलग राय देना शुरू किया। इत्तेफाक से वहीं पर इसी क्रोमल के पास तारकेश्वर में एक मंदिर था। ये शिव जी का मंदिर हुआ करता था और कहते हैं कि ये मंदिर 1729 में बना था। और इस मंदिर के जो महंत थे, जो मुख्य पुजारी थे,
महेंद्र माधव चंद, उनके बारे में ये था कि बहुत सिद्धि प्राप्त ये महंत हैं और ख़ास तौर पर बांझपन यानी कि जिन औरतों को बच्चे नहीं हो रहे उनका ये इलाज बहुत अच्छा किया करते थे। तो एक नाम था, दूर दूर से लोग इस तारकेश्वर मंदिर में आया करते थे और महंत माधवचंद से मिला करते थे। बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी होती, बहुत सारे लोगों की सूनी गोदें भर जाती। तो ये दूर दूर तक इस मंदिर और इस महंत का नाम था। आखिरकार एलोकेशी के माँ बाप ने भी तय किया कि शादी के बाद भी बच्चा हो नहीं रहा, तो चलो उस तारकेश्वर के मंदिर में ले जाते हैं। तारकेश्वर के मंदिर में ले गए महंत माधवचंद के पास। अब इधर नोबीचंद जो है कोलकाता में नौकरी कर रहा, बीच बीच में मिलने के लिए आ रहा है। अब इसी मंदिर में आने जाने के दौरान माधवचंद एलोकेशी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसे एलोकेशी से प्यार हो जाता है। इधर धीरे धीरे एलोकेशी भी जो है माधव के साथ घुल मिल जाती है और फिर वो भी माधव के करीब पहुंच जाती है, उसे भी माधव से प्यार हो जाता है, महंत से। अब एलोकेशी शादीशुदा एक औरत है, इधर महंत माधवचंद है, उसकी अपनी एक पहुंच है। उधर एक मिलिट्री प्रेस में काम करने वाला नोबीचंद वो कोलकाता में नौकरी कर रहा है। अब ये सारी कहानियाँ चल रही हैं। अब खुलना मिलना ज़्यादा हो गया। वो बांझपन दूर करने और इलाज के नाम पर महंत माधवचंद एलोकेशी को हमेशा बुलाने लगा, अकेले बुलाने लगा, एकांत में ले जाने लगा। धीरे धीरे ये बात गांव में छुपी नहीं। अब लोग इस पर बातें करने लगे कि महंत माधवचंद की खास नज़र है एलोकेशी पर, उसकी खूबसूरती वैसी ही थी। अब जब नोबीचंद कोलकाता से गांव आता तो लोग कानाफूसी करते और धीरे धीरे उसके कानों तक ये बात पहुंची कि उसकी बीवी और महंत के बीच में कुछ ना कुछ पक रहा है। ये बात उसे परेशान करने लगी। अब वो क्या करे। इसी दौरान में उसने वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लोग बातें कर रहे थे। आखिरकार उससे रहा नहीं गया तो उसने एक दिन तय किया कि वो अपनी बीवी से सच्चाई जानने की कोशिश करेगा और उसने एलोकेशी से पूछ लिया कि बताओ कि ये जो लोग बातें करते हैं महंत माधवचंद के साथ तुम्हारे रिश्तों के बारे में, कितनी सच्चाई है। एलोकेशी उसे सच बता देती है, कहती कि हाँ मुझे मालूम नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन मैं मोहित हो गई और हम दोनों के बीच में रिश्ते हैं। अब ये सुनने के बाद चूंकि नोबीचंद उससे बेहद प्यार करता था, उसे लगा कि शायद उसकी गलती है। वो तय करता है कि अब अपनी पत्नी को लेकर वो कोलकाता चला जाएगा, इस गांव से दूर, ताकि महंत से वो दूर हो जाए। लेकिन इधर महंत के लोग जो थे एलोकेशी के ऊपर नज़र रखते थे, वो जो उसके आसपास के लोग थे वो दबंग टाइप के थे। तो उन्हें पता चल गया कि अगले दिन नोबीचंद अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है कोलकाता। महंत माधवचंद ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर एलोकेशी उसके साथ न जा पाए। गांव के बाहर महंत के लोगों ने रास्ता रोक लिया। जब रास्ता रोका और फिर जाने से रोका, फिर मारपीट करने लगे, तो नोबीचंद को बहुत गुस्सा आया। अचानक गुस्से में उसने एक हसिया उन्हीं से लड़ाई झगड़े के दौरान छीनी और उसी हसिया से अपनी पत्नी एलोकेशी का गला काट दिया, गर्दन बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने तुमको इतना प्यार किया और तुम्हारी वजह से आज ये है कि हर तरफ बदनामी हो रही है, लोग कीचड़ उछाल रहे हैं हमारी इज्जत पर कि तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और ये कहकर उसने मार दिया। जब उसने उसका गला काटा तो जो महंत के लोग थे वो देखकर घबरा गए, वो वहाँ से भाग गए। लेकिन गला काटने की थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हुआ और नोबीचंद को लगा कि वो उसने गलती कर दी। उसने अपनी मुर्दा बीवी के पास बैठकर रोया, माफ़ी मांगी, बोला मैंने शायद गलत किया, गलती तुम्हारी नहीं उस महंत की है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधा वहाँ से उठता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचता है और जाकर वो हंसिया भी हवाले करता और कहता है कि मैंने अभी अभी अपनी बीवी का कत्ल किया है। इकरार जुर्म कर चुका था। पुलिस उसे पकड़ती है, लाश बरामद कर लेती है। अब इसके बाद ये मामला पुलिस से होते हुए अदालत में पहुंचता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी ये थी कि इससे पहले हुआ ये कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो 1857 का आपको याद होगा एक जो क्रांति आंदोलन हुआ था, उस वक्त एक बात फैली थी कि बहुत सारे अंग्रेज़ों की इसमें भारतीय सैनिक भी थे
कि जो कारतूस इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अंग्रेज़ कारतूस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें गाय की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। और उस कारतूस को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता था कि पहले मुंह से उसको खोलते थे, फिर गन में लोड करते थे, फिर फायर करते थे। तो जब ये बात पता चली तो बहुत सारे लोग, उनकी भावनाएं भड़की। जितने भी हिंदू सैनिक उसमें शामिल थे अंग्रेज़ों की टुकड़ियों में, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। धीरे धीरे ये चिंगारी फैलती गई और इसमें यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। बहुत सारे जगहों पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तरह से उनको निशाना बनाया गया। तब अंग्रेज़ों को पहली बार ये एहसास हुआ कि यहाँ बाकी चीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर कुछ करें तो फिर क्रांति हो सकती है। तो उन्होंने इन चीज़ों को वापस लिया। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ हुई थी। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो आने के बाद उन्होंने यहाँ पर 1860 में ही आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड लागू कर दिया था। अब इंडियन पीनल कोड के तहत तमाम कौन कौन से क्राइम होंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, उसके लिए क्या सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ के हालात को देखते हुए कर दिया। अब 1857 की क्रांति उन्हें याद थी कि कैसे कारतूस में अगर गाय की चर्बी को लेकर लोगों ने विरोध किया, और उस वक्त मंगल पांडे ने तो एक अंग्रेज़ अफसर के ऊपर गोली ही चला दी थी इसी चीज़ को लेकर। तो अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हो गया था। अब लेकिन ये हुआ कि इस दौरान में उन्होंने आईपीसी लागू कर दी, क्योंकि उन्हें अब देश चलाना और लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। तो इस आईपीसी में अलग अलग सारे सेक्शन रखे। एक सेक्शन था जो फिर कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों पे ही बात हो रही थी कि इसको हटाओ, नहीं तो फिर लोग विरोध करेंगे। लेकिन उस वक्त के जो भी करता धरता थे उन्होंने कहा नहीं, ये रहेगा, और वो था आईपीसी सेक्शन 497। 497 जो था वो एडल्ट्री से जुड़ा हुआ था। एडल्ट्री का मतलब ये कि अगर एक शादीशुदा औरत के साथ किसी और का रिश्ता है तो फिर वो जुर्म की कैटेगरी में आएगा और उसके लिए बाकायदा सज़ा का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर अगर एक एडल्ट्री होती है, किसी शादीशुदा महिला के साथ रिश्ता होता है, तो यहाँ पर पीड़ित जो है, विक्टिम, वो लेडी नहीं होगी बल्कि उसका पति होगा। तो ये कानून आया। अब इसको लेके बड़ा वो हंगामा हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये था कि इससे उलट था, एडल्ट्री में सज़ा हो ऐसा इससे पहले नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अभी लोगों को पता नहीं था, इसलिए इसका फैल भी नहीं रहा था मामला, गुस्सा भी नहीं होते। लेकिन तभी 1873 में ये केस कोर्ट में पहुंचता है और ये एडल्ट्री कानून तब सुर्खियों में पहली बार आता है। एक केस की वजह से एक पूरा कानून कैसे चपेटे में आता है, ये उसकी कहानी है। तो अब इस मामले में नोबीचंद को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो फिर जो नोबीचंद की तरफ से वकील थे, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ये एक बहुत होनहार वकील थे। कांग्रेस के ये संस्थापक भी थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, पर उस ज़माने में बहुत ही धुआंधार वकील हुआ करते थे। तो वोमेश चंद्र बैनर्जी ने नोबीचंद का केस लड़ा और उन्होंने ये कहा कि नोबीचंद ने कत्ल किया, इकरार किया, लेकिन नोबीचंद विक्टिम है। उन्होंने कहा असली गुनहगार जो है वो है महंत माधव चंद्र, क्योंकि उसने नोबीचंद की बीवी के साथ रिश्ते बनाए और उसकी वजह से नोबीचंद की इज्जत दांव पर लगी, लोग हंसने लगे। और नोबीचंद ने ये कत्ल इसीलिए किया क्योंकि महंत माधव चंद के साथ रिश्ते थे। अगर ये ना होता तो शायद कत्ल की नौबत ना आती। और फिर उन्होंने इसी केस को उठाया और कहा कि ऑलरेडी एडल्ट्री कानून है 497, तो उसके तहत महंत माधव चंद पर भी ये केस बनता है। अब पहली बार ये चीज़ सामने आई, और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हुगली के कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़, टिकट देकर अदालत की कार्रवाई, मुकदमे की कार्रवाई सुनना, यहाँ तक कि फिर उससे भी नहीं हुआ तो फिर अंग्रेज़ी बोलने और पढ़ने वाले को अदालत के अंदर जाने देना, सिर्फ ये इस केस की वजह से था। अब मुकदमा शुरू हुआ पहली बार अनोखा कि एक कत्ल का मुकदमा है, आरोपी कह चुका है कि मैंने कत्ल किया है, और एक दूसरे सेक्शन में, एडल्ट्री के सेक्शन में, एक तारकेश्वर मंदिर का ताकतवर पुजारी महंत माधवचंद, उसके खिलाफ केस। महंत माधवचंद को भी गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने। अब ये मुकदमा चला। उस वक्त जूरी सिस्टम हुआ करता था हमारा, एक अंग्रेज़ जज हुआ करते थे, बाकी जूरी मेंबर जो लोकल होते थे। लोअर कोर्ट में ये पूरा मामला चला, पूरी जूरी मेंबर के सामने ये सुनवाई चलती रही, और आखिर में ये फैसला हुआ कि नोबीचंद
पीड़ित है इस केस में, कातिल नहीं है। उसने अपनी पत्नी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी को किसी और ने अपने जाल में फंसाया और इसकी वजह से उसकी घरेलू ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये जूरी का फैसला था और इसमें असली मुजरिम जो है वो माधवचंद महंत है। जूरी ने ये पूरा फैसला सुनाया, लेकिन जूरी के इस फैसले से जो जज थे वो सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, एक शख्स ने कत्ल की बात कबूल की थी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो जूरी के मेंबर के जो फैसले के ख़िलाफ़ उस जज ने इसे रेफ़र कर दिया हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी। अब मामला हाई कोर्ट में चला गया। जब मामला हाई कोर्ट में गया, वहाँ सुनवाई हुई। जब सुनवाई हुई उसके बाद फिर से ये सारी चीज़ें आईं, लेकिन हाई कोर्ट ने बाकी चीज़ों को दरकिनार कर जिस तरीके से ये कत्ल हुआ था, नोबीचंद को उम्र कैद की सज़ा सुना दी और महंत माधवचंद को 3 साल कैद की सज़ा। अब इस पूरे केस को उस वक्त के अखबारों में भी छापा जा रहा था, मीडिया की उस वक्त भी नज़र थी और ये केस तारकेश्वर मर्डर केस के नाम से एक तरह से मशहूर हो चुका था। इधर एक तरफ अडल्ट्री के कानून और दूसरी तरफ ये कि एक पति जिसकी पत्नी का किसी और के साथ रिलेशन था, उसने ये कत्ल मजबूरी में किया और ये भी कि भागा नहीं, खुद पुलिस के पास गया। लोगों की धीरे धीरे हमदर्दी नोबीचंद की तरफ होती जा रही थी। जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया उम्र कैद का, लोगों में गुस्सा हो गया। इसके बाद अब लोगों ने एक मुहिम चलाई। करीब 10,000 लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, हस्ताक्षर अभियान, नोबीचंद की हक में। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हुए बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसर और गवर्नर तक ये सारी बातें कही और कहा गया कि एक जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ उसे सिर्फ 3 साल, और जिसकी वजह से एक की परिवार पूरी उसकी पारिवारिक ज़िंदगी तबाह हो गई उसे उम्र कैद। ये गलत है। नोबीचंद न कोई क्रिमिनल है, न पेशेवर मुजरिम है, बल्कि उसने इज्जत की खातिर ये कत्ल किया। तो ये फैसला गलत है। अब जब इतने सारे लोगों 10,000 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर अभियान और ये सारी चीज़ें गई, हाईकोर्ट को तब पहली बार लगा कि अगर लोगों की भावनाओं के साथ वो नहीं गया और अंग्रेज़ अफसरों को लगा, तो फिर वो जो बंदूक और गाय की चर्बी वाली कारतूस की जो बात थी, वैसी ही बगावत, विद्रोह और क्रांति फिर हो सकती है, और ख़ास तौर पर इस अडल्ट्री कानून को लेकर, क्योंकि ये उसमें सुर्खियों में था। तो अंग्रेज़ अफसरों की, उस वक्त के कर्ताधर्ताओं की रिपोर्ट गई कोर्ट के पास कि इस मामले में नोबीचंद को अगर सख्त सज़ा दी गई और बरकरार रही तो यह गलत होगा। इसी के बाद अंग्रेज़ी शासन की सहमति से फिर कोर्ट ने 1875 में, करीब 3 साल रह चुका था तब तक नोबीचंद जेल में, उसे रिहा कर दिया। और रिहाई के बाद इसी दौरान में जो महंत था उसे भी रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद नोबीचंद वहाँ से निकलकर कहीं और चला गया, उसके बारे में फिर कुछ पता नहीं। जबकि जो महेंद्र दास जो महंत, रिहाई के बाद वो वापस उसी तारकेश्वर मंदिर में आता है और फिर से महंतगिरी का अपना काम शुरू कर देता है। ये वो केस था जिसने कई चीज़ें एक साथ पलट दी थी। हालांकि इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने इस अडल्ट्री कानून में ये एक संशोधन किया, और वो ये कि इस कानून के तहत सज़ा नहीं मिलेगी और ये क्रिमिनल केस नहीं होगा, बल्कि ये एक सिविल मैटर होगा। ये चलता रहा। बाद में फिर ये सारी चीज़ें जब ऐसे कोई केस आता तो इसको एक नज़ीर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अडल्ट्री लॉ जो है वो हमारे यहाँ बरकरार रहा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच बैठी और इन 5 जजों की बेंच ने इस कानून के ऊपर बाकायदा चर्चा किया और ये कहा कि समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ है ये कानून, इक्वलिटी के आधार के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर अडल्ट्री में एक शादीशुदा महिला का अगर किसी के साथ रिलेशन है तो सिर्फ एक को सज़ा और दूसरे को छोड़ देना, ये फिर समानता कहाँ है। तो जुर्म में दोनों बराबर के शरीक हैं, जिसके साथ रिश्ता है और जिसने रिश्ता बनाया है। तो इसीलिए, और दूसरा इसमें ये भी था कि अंग्रेज़ उस वक्त अडल्ट्री के आधार पर, अंग्रेज़ों में ये कानून था वहाँ इंग्लैंड में कि एक अगर वो साबित कर दें कि किसी की पत्नी या पति का किसी और के साथ रिलेशन है तो डिवोर्स के लिए एक बहुत मजबूत आधार बन जाता था। तो इसका जनरली यूज़ लोग, वहाँ सज़ा तो मिलती नहीं थी, डिवोर्स लेने के लिए अडल्ट्री लॉ का इस्तेमाल किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में ये जब मांग की कि अडल्ट्री के आधार पर तलाक की जो मांग की जा सकती है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया।
और कहा कि इस मामले में कानून सज़ा नहीं दी जा सकती एडल्ट्री को लेकर, और इससे ख़ास तौर पर पुरुषों को राहत मिली, जो 2018 की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें सज़ा की बात को एक तरह से हटा दिया। तो एक कानून, एक शख्स, उसकी बीवी और एक महंत, तारकेश्वर मर्डर केस की ये थी कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुभाजीत बेम्बराम, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुभाजीत। साथ ही रिहम खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिहम। और सोफिया अली खान ने भेजा है। इसके अलावा प्रदीप चहल का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रदीप। आकाश सिंह ने भेजा है। आशीष देवगन, इनका बर्थडे 4 को है, कल संडे है तो कहानी होती नहीं है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे आपको आशीष जी। साथ ही आशीष कुमार, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष जी। और अरविंद कुमार ने भेजा गाजीपुर से। गौरव सिंह उर्फ स्मोकी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव। इसके अलावा कुणाल यादव, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कुणाल। और ये कृष्ण कुमार जी के बेटे हैं। ऋत्विक का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऋत्विक। और ये अशोक यादव जी के ग्रैंडसन हैं, यानी पोते हैं, मेलबर्न से। साथ ही काजल सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काजल। उमर ने भेजा है। सुजीत का भी आज बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे सुजीत। और ये अभिषेक दुबे ने भेजा है। इसके अलावा पूनम और नीरव यादव जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही मधु राठौड़ और विजय राठौड़, इनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। अनुराग सिंह ने भेजा है। नेहा यादव और जयप्रकाश जी की भी आज एनिवर्सरी है, तो नेहा जी और जयप्रकाश जी, आप दोनों की बधाई। और माही संतू और इनके मम्मी पापा ने भेजा, थैंक यू सो मच। साथ ही मोना डे और जितेन डे, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो मोना जी और जितेन जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर अशोक के शर्मा, थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक, आपने जो मेल लिखा और आप जो काम कर रहे हैं, सैल्यूट है आपको। इन्होंने एक मेल लिखा है जिसमें इराक में से लेकर ह्यूमैनिटेरियन और उस सारी चीज़ों में काम करते हैं। फ़िलहाल ये म्यांमार में है और मैं आपके टच में रहूँगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी। साथ ही भारत चौहान हैं। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। कहने लगे कि आपने शेर सुनाया था तो सुना दीजिए, लीजिए आपको सुना दिया। इसके अलावा चुनील केसवान एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही रवि बुदानिया, और थैंक यू सो मच रवि बुदानिया जी आपके इस मेल के लिए। और इनके एक ताऊ जी मदन सिंह बुदानिया, 2 दिसंबर को इनका बर्थडे था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। एंड थैंक यू रवि मेल के लिए। साथ ही वंदना गुप्ता जी ने लिखा है, बल्कि इनके 2 सवाल हैं कि जब पायल की लाश फेंकी गई तो उसके भाई को पता क्यों नहीं चला, मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। मिसिंग रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखाई गई कि कुछ घंटों के अंदर ही पायल की लाश बरामद हो गई थी। दूसरा इनका ये था कि नार्को, आपने कहा कि आरुषि केस और कुछ केसों में नार्को टेस्ट फेलियर हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फेलियर नहीं बल्कि हो सकता है वो सच बोल रहा हो। आपका सवाल वाकई बहुत अच्छा है कि वो फेलियर है या सच, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ। आरुषि केस और दूसरा मैंने एक अबू सालेम में भी कहा था, जो चीज़ें थी, मैंने इसको फेलियर इसलिए कहा कि अबू सालेम बाकायदा जिन सवालों के जवाब पुलिस के सामने होशो हवास में उसने पूरी तरह से सही बताया था, जिसके सबूत मिले, नार्को टेस्ट के दौरान पलट रहा था। आप किसी सवाल पे गाना गाने लगे तो आप इसको कैसे लेंगे। सेम आरुषि केस फेलियर क्यों था, क्योंकि उसमें अगर आप देखें जो सर्वेंट कृष्णा है, उसमें 1-2 जगह उसने ये कह दिया कि हाँ, उससे पूछा गया तुमने मारा तो हाँ कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उस तरीके से सवाल पूछे गए थे। तो इसीलिए कई बार ये फेलियर, लेकिन आपके बात ये भी है कि ये फेलियर है या सच ही बोल रहा है, ये तभी तय होगा जब केस में पुलिस को कोई सबूत मिले या फिर पुलिस उस नार्को के ज़रिए किसी कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे। प्रशांत कुमार, थैंक्स फॉर आपके प्यार के लिए। अजहर खान ने कहानी की फरमाइश की है। लवप्रीत शेर गिल जी, थैंक यू सो मच, कनाडा से हैं ये, आपकी इस मोहब्बत के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।